क्लास 10 चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी फुल मार्क्स स्कोर करना है तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, आखिर तक देखिए, एक एक पॉइंट को नोट कीजिए, क्वेश्चंस को नोट कीजिए। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का जो चैप्टर है फिजिक्स में, दोनों मिलाकर 13 मार्क्स यानी 13 मार्क्स होता है। टोटल फिजिक्स 25 मार्क्स का है। तो अगर आप आज के वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो 13 मार्क्स आपका एश्योर्ड है। तो चलिए ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट के डेफिनेशन से। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि चार्ज बाय टाइम। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या आता है दोस्तों? अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होगा? चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। कूलम बाई सेकंड। कूलम बाई सेकंड को हम लोग कहते हैं एम्पियर। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट हो गया एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट के कुछ और भी यूनिट्स होते हैं, जैसे छोटे यूनिट्स जैसे मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर का मतलब कितना होता है? 10 टू द पावर -3 एम्पियर। या 1 माइक्रो एम्पियर, तो माइक्रो एम्पियर में कितना होता है? 10 टू द पावर -6 एम्पियर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हालांकि ऐसा यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक करंट का? दैट इज एम्पियर, और मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर स्मॉलर यूनिट्स है। अब ये चार्ज क्या होता है? चार्ज में आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि चार्ज जो होता है वो N इंटू ई होता है। Q इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? N इंटू ई होता है। ठीक है, यहां पर N क्या हो गया? यहां पर N हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या हो गया? E हो गया एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जिसका वैल्यू कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो अब यहां देखिए, यहां पे क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट 1 एम्पियर करंट, मतलब 1 एम्पियर करंट में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। मतलब अगर करंट फ्लो कर रहा है कहीं से तो हम लोग क्या बोलेंगे? चार्ज फ्लो कर रहा है। और ये चार्ज किससे बना है? चार्ज बना है इलेक्ट्रॉन से। मतलब अगर किसी वायर से अगर करंट जा रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है किसी वायर से तो कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, फॉर 1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर करंट के लिए हमारा चार्ज कितना होना चाहिए? चार्ज होना चाहिए 1 कूलम। और चार्ज का अभी अभी हम लोगों ने डेफिनेशन देखा, तो चार्ज का डेफिनेशन क्या था? N इंटू ई था। डेफिनेशन क्या था? N इंटू ई। तो चार्ज अगर 1 कूलम है तो N इंटू ई, और ये होता है 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज का वैल्यू। तो जब हम लोग N निकालेंगे तो क्या करेंगे? इस 1 को डिवाइड करेंगे इस वैल्यू से। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब 1 एम्पियर करंट अगर किसी वायर से फ्लो कर रहा है तो 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं उस वायर से, तब जाके 1 एम्पियर का करंट बन रहा है। क्लियर? चलिए अब टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। अब चार्ज कब करंट बनाएगा? जब वो चार्ज दौड़ेगा या चलेगा। किसी वायर में अगर चार्ज एक जगह इकट्ठा है तो क्या करंट होगा? नहीं, क्योंकि करंट का डेफिनेशन क्या है दोस्तों? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज बहना चाहिए, राइट? तो अब ये चार्ज बहेगा क्यों? चलिए उसकी कहानी को समझते हैं। उसके पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज दिस पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक वोल्टेज, या पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक वोल्टेज किसको कहते हैं। तो देखिए, अगर हमारे पास एक एल्यूमिनियम का वायर है, हम लोग कहते हैं कि एक कंडक्टर है और इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या इस वायर में अगर हम एक बल्ब को जोड़ दें तो बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? इसलिए नहीं जलेगा क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, रैंडमली मूव करेंगे। तो हमें एक इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी की जरूरत पड़ेगी। वो बैटरी क्या करता है? वो बैटरी काम करता है, इसीलिए तो बैटरी डिस्चार्ज होता है। जो काम करेगा वही तो थकेगा ना। तो बैटरी क्या होता है? डिस्चार्ज होता है। और डिस्चार्ज क्यों होता है? बिकॉज वो काम करता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखने के लिए बैटरी को काम करना पड़ता है। तो इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक वोल्टेज का डेफिनेशन क्या है? इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या है दोस्तों? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और ये वर्क कौन कर रहा है? ये वर्क कर रहा है इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहे। तो इसी वर्क डन को प्रति यूनिट चार्ज पर जब कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? तो अगर आपको सवाल आए कि ये वर्क डन कौन कर रहा है, ये वर्क डन बैटरी कर रहा है, या आपको सवाल आए कि भाई इलेक्ट्रिक सेल का क्या काम है इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखने के काम, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखने का जो रिस्पांसिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, वो बैटरी की है। तो ये हो गया उसका रोल। आई होप ये क्लियर हुआ। तो पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन होगा वर्क डन बाय चार्ज। इसका यूनिट क्या होगा? वर्क डन यानी कि जूल, और चार्ज यानी कूलम, जूल पर कूलम। इसी को हम लोग कहते हैं वोल्ट। क्या कहते हैं? वोल्ट। सो जूल पर कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दैट इज वोल्ट। उसको हम लोग क्या कहते हैं? वोल्ट। मतलब 1 वोल्ट बराबर कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बाई 1 कूलम हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पोटेंशियल में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पॉजिटिव का मतलब क्या है? हाई पोटेंशियल, और नेगेटिव, पॉजिटिव मतलब हाई पोटेंशियल, नेगेटिव मतलब लो पोटेंशियल। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आगे के लिए भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक सवाल है,
हमारे पास दो स्फीयर है, एक स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज है, एक स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज है। स्फीयर ए नेगेटिव चार्ज, स्फीयर बी पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होता है, इसके बाद नेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जिसके बाद ज्यादा रहेगा नेगेटिव रहेगा, मतलब लो पोटेंशियल पर रहेगा। ये लो पोटेंशियल पर है, ये हाई पोटेंशियल पर है। अगर उसे एक कंडक्टिंग वायर से हम लोग जोड़ देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स स्फीयर ए के पास ज्यादा है। कोई भी चीज नेचर में ज्यादा से कम की तरफ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्फीयर ए से स्फीयर बी की तरफ जाएगा, मतलब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा। तो हम लोगों ने ये माना है कि हमारा जो कन्वेंशनल करंट है, वो कन्वेंशनल करंट कहां से फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो आपको ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाता है, इलेक्ट्रिक करंट या कन्वेंशनल करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। तो मैंने जैसे कहा कि चार्ज जब फ्लो करेगा तब क्या होगा, करंट आएगा। मतलब करंट के लिए चार्ज का फ्लो होना जरूरी है। और चार्ज फ्लो क्यों करेगा, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस जब तक मेंटेन रहेगा तब तक ही चार्ज फ्लो करेगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा तभी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट जाएगा, या लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स आएगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में चाहिए। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है तभी करंट है, या आप उसको उल्टा भी कह सकते हैं कि करंट अगर कहीं फ्लो कर रहा मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यही पोटेंशियल डिफरेंस V और करंट I के बीच में जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप है वो हमें बताता है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि बेसिकली एक रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। ये कहता क्या है, ये कहता है कि अगर टेंपरेचर कांस्टेंट है, दोस्तों ये इस पॉइंट को आप बिल्कुल नोट करके रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ओम्स लॉ के पर्सपेक्टिव में कि टेंपरेचर कांस्टेंट रहना चाहिए भाई साहब। टेंपरेचर भाई साहब कांस्टेंट रहेंगे तभी ओम्स लॉ वैलिड होगा। ठीक है, तो टेंपरेचर अगर कांस्टेंट रहता है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, कंडक्टर के दो छोर पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट, वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब जैसे मान लो ये कंडक्टर है, इसका ये दो छोर है, इसके दोनों छोर पर जो पोटेंशियल डिफरेंस V मिलेगा वो यहां से पास होने वाले करंट के प्रोपोर्शनल होगा। ज्यादा करंट मतलब दोनों एंड पर ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, कम करंट मतलब दोनों एंड पर कम पोटेंशियल डिफरेंस। बट यहां पर जो ध्यान देने वाली बात यह है, वो लिमिटेशन क्या है ओम्स लॉ का, भाई साहब लिमिटेशन यह है कि टेंपरेचर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ओम्स लॉ में फर्दर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ओम्स लॉ क्या कह रहा है बेसिकली, ओम्स लॉ बेसिकली कर रहा है V दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस between the two ends of a conductor is directly proportional to current flowing through it, but temperature constant रहना पड़ेगा। करेक्ट? तो अगर हम इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो हम लोग जानते हैं मैथमेटिकली क्या होता है, किसी प्रोपोर्शनल साइन को जब हटाते हैं तो क्या आता है, क्या आता है कमेंट में जरूर बताएं, कांस्टेंट आता है। तो इसका मतलब V इक्वल बाई I अगर हम लोग कर दें, V बाई I का रेशियो अगर कर दें तो यहां पर एक कांस्टेंट आ जाएगा। मतलब V बाई I को यहां ले आए, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। इसी कांस्टेंट को क्या कहा जाता है, इसी कांस्टेंट को कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहा जाता है। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, सिंपल समझना है। कौन किसको रोकेगा भाई, कंडक्टर के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव एटम्स जो है वो फर्दर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है उसको रोकेगा, उसको रेजिस्ट करेगा, जिसके करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो वेरी करेगा। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं टॉपिक में। तो ओम्स लॉ को वैलिड करना है, वैलिडिटी चेक करनी है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप करना है। तो ये है ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल सेटअप। यहां पे बैटरी है, यहां पर एक की मतलब स्विच है, यहां एमीटर है जो कि करंट को मेजर करेगा, और यहां पर एक वोल्ट मीटर है जो इस रेजिस्टेंस या इस कंडक्टर के दोनों एंड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V को मेजर करेगा। करेक्ट? तो ऑब्जर्व क्या किया गया, जैसे जैसे एमीटर का रीडिंग बढ़ रहा है वैसे वैसे वोल्ट मीटर भाई साहब का भी रीडिंग बढ़ रहा है। मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो गया, या V बाय I का जो रेशियो है कांस्टेंट आ रहा है, बट टेंपरेचर को कांस्टेंट रहना पड़ेगा, ये बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैंने यहां लिख दिया एज द रीडिंग ऑफ द एमीटर इंक्रीजेस द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर आल्सो इंक्रीजेस। सो अगर हम लोग V और I को ग्राफ प्लॉट करें, क्योंकि जब भी हम लोग कोई मैथमेटिकल रिलेशनशिप पढ़ते हैं तो उसमें ग्राफिकल वेरिएशन को चेक करते हैं। तो अगर हम लोग V और I का ग्राफ प्लॉट करें तो वो ग्राफ कैसा आएगा, वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। क्यों स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि V बाय I कैसा आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। V मतलब Y, I मतलब X इज इक्वल्स टू कांस्टेंट कुछ आ रहा होगा, तो Y इज इक्वल्स टू KX या Y इज इक्वल्स टू MX। ये एक स्ट्रेट लाइन है क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन है, इसीलिए कैसा इक्वेशन आएगा, लीनियर इक्वेशन आएगा। लीनियर इक्वेशन ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, लीनियर मतलब ही लाइन होता है, इसीलिए स्ट्रेट लाइन आएगा। तो अगर किसी कंडक्टर के लिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं V और I का, स्ट्रेट लाइन आता है, मतलब वो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ओम्स लॉ यहां पर वैलिड है, और उस तरह के कंडक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, ओमिक कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, ओमिक कंडक्टर। इफ अ कंडक्टर ओबेज ओम्स लॉ देन V बाय I ग्राफ शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब इसका जो स्लोप होगा, स्लोप हम लोग एंगल से भी निकाल सकते हैं। एंगल से स्लोप जब निकालते हैं, यहां पर अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे दोस्तों, तो स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस।
तो tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब y एक्सिस, कौन सा क्वांटिटी है, v है, बेस में कौन सा क्वांटिटी i है, तो v बाय i का रेशियो क्या होता है, r होता है। तो इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप आएगा दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। v बाय i का जो ग्राफ होता है उसका जो स्लोप आता है वो हमें किसका वैल्यू देता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू देता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं, यहां एक क्वेश्चन है, पूछ रहा है विच कंडक्टर ए और बी हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। v बाय i का ग्राफ है, इसको आप लोग ऐसे बना सकते हैं, हम लोगों ने, आप स्लोप के हिसाब से भी अगर देखें तो थीटा, इसका जो एंगल बनेगा b का वो छोटा एंगल होगा और a का जो एंगल होगा वो बड़ा होगा। तो जिसका एंगल बड़ा होगा उसका tan थीटा ज्यादा आएगा, जिसका tan थीटा ज्यादा आएगा उसको स्लोप ज्यादा आएगा। और v बाय i का ग्राफ है तो स्लोप से क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा a का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। और इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि हम लोगों ने करंट के वैल्यू को फिक्स कर लिया दोनों के लिए, सेम करंट। अब हम लोग देख रहे हैं किसका v ज्यादा होता है, इसका v, b का इतना आ रहा है, a का v इतना आ रहा है, किसका v ज्यादा आ रहा है, तो a का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा आ रहा है फॉर द सेम करंट, इसीलिए a का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। क्लियर। अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्या जो हमारा रेजिस्टेंस भाई साहब है वो v और i पे डिपेंड करता है, आप लोग कमेंट में बताएं, मैं इसका आंसर आपको नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट में बताएं कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पर क्या रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। चलिए ये कमेंट के लिए आप लोग को छोड़ दिया, हम लोग आगे टॉपिक में बढ़ते हैं। आगे टॉपिक में ये है कि ये रेजिस्टेंस जो है किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर, अगर ये कंडक्टर है इसकी लंबाई पर, ज्यादा लेंथ मतलब कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा। दूसरा डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, ये जो होता है इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं, ज्यादा एरिया मतलब कम रेजिस्टेंस। और डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे, मतलब वो कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है। जैसे कॉपर का रेजिस्टेंस अलग है, सिल्वर का रेजिस्टेंस सबसे कम है, एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस अलग है। सो हर एक कंडक्टर अलग अलग मटेरियल का बना हुआ होता है तो उसका रेजिस्टेंस भी अलग होगा। इन तीनों फैक्टर के अलावा एक और फैक्टर है दैट इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, ज्यादा टेम्परेचर होगा तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स है और उनका जो कोलिजन होगा पॉजिटिव एटम्स के साथ ज्यादा होगा और जिसके कारण रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो चार फैक्टर्स है जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है। आप लोग लेकिन कमेंट में बताइएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कि नहीं। चार फैक्टर्स क्या क्या, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर और टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। यहां भी आपके लिए क्वेश्चन है कि आप लोग कमेंट में ये जरूर बताएं कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का टॉपिक हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसका प्रैक्टिकली यूज कहां पे है, असल जिंदगी में इसका इस्तेमाल कहां हो रहा है। कमेंट में जरूर बताएं कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो हम लोग पढ़ते हैं रेजिस्टेंसेस का क्यों पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के साथ। तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग दो तरह से रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, एक सीरीज में एक पैरेलल में। सीरीज में क्या होता है, सीरीज में एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक सीरीज, वेब सीरीज। वेब सीरीज तो आप लोग देखते हैं ना, उसको वेब सीरीज क्यों कहते हैं, क्योंकि हर एक एपिसोड दूसरे एपिसोड से क्या है, पिछले वाले एपिसोड से कनेक्टेड है। अगर आप पिछला वाला एपिसोड नहीं देखिएगा तो प्रेजेंट वाला एपिसोड समझ में नहीं आएगा। ये होता है सीरीज कनेक्शन, एक के बाद एक। मान लीजिए ये वाला रेजिस्टेंस काम नहीं कर रहा है तो करंट आगे जाएगा ही नहीं, सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो ये R1, R2 और R3 जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में क्या होता है, जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे बैटरी से करंट निकलेगा और वो करंट तीनों से सेम करंट जाएगा और फिर बैटरी में वापस आ जाएगा, सर्किट कंप्लीट है। ठीक है, तो सीरीज में आपको याद रखना है कि अगर दो रेजिस्टेंसेस, तीन रेजिस्टेंसेस या चार रेजिस्टेंसेस या पांच रेजिस्टेंसेस अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो उन सब से करंट सेम जाएगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सबका अलग अलग होगा। इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए V1 होगा क्योंकि रेजिस्टेंस अलग है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए V2 होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V3 होगा। और V1 को हम लोग क्या लिखेंगे, I इंटू R1, क्योंकि करंट तो सब में सेम जा रहा है, रेजिस्टेंस अलग अलग है। इसका कितना हो जाएगा I इंटू R2, इसका कितना हो जाएगा I इंटू R3। सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस को अगर ऐड करेंगे तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है, 10 वोल्ट का बैटरी है, तो सब पोटेंशियल डिफरेंस को जोड़ने से 10 वोल्ट आना चाहिए। क्लियर, तो इसका मतलब V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। यहां देख लीजिए सारे को जोड़ दिए। अब वहां से I अगर कॉमन ले लेते हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू I R1 R2 प्लस R3। अब I से यहां डिवाइड कर देंगे तो V बाय I, हम लोग जानते हैं V बाय I मतलब रेजिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और कॉम्बिनेशनल रेजिस्टेंस। सो अगर सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो सबको जोड़ने पर हमें इक्विवेलेंट या कॉम्बिनेशनल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। और क्योंकि सारे रेजिस्टेंस को जोड़ रहे हैं तो बच्चों ये ध्यान देना है, ये ध्यान देना दोस्तों कि इन सीरीज रेजिस्टेंस जो होता है ना वो सर्किट का बढ़ जाता है। मतलब अगर आपको सीरीज में रेजिस्टेंस को जोड़ रहे हैं तो सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। या अगर आपको सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ना होगा। सीरीज में क्या होता है, करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस जो होता है वो सारे रेजिस्टेंसेस का सम होता है। चलिए अब देखते हैं पैरेलल में क्या होता है। पैरेलल रेजिस्टेंस में जो सबसे बेसिक बात आपको याद रखना है, सबसे बेसिक जिससे आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं बनेगा। ठीक है, करंट उसमें डिवाइड होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, बट सबसे बेसिक बात याद रखिए। देखिए अगर हम इस पॉइंट का नाम देते हैं 1
और दोस्तों इस पॉइंट का नाम देते हैं 2। तो आप ध्यान दीजिए, ये R1 रेजिस्टेंस का एक एंड 1 में है, दूसरा एंड 2 में है। इस R2 रेजिस्टेंस का एक एंड 1 में है, दूसरा एंड 2 में है। इस R3 रेजिस्टेंस का एक एंड 1 में है और एक एंड 2 में है। मतलब ये तीनों रेजिस्टर्स सेम दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। जब रजिस्टर सेम पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड रहता है तो उसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इस बैटरी का भी एक छोर 1 में है और एक छोर 2 में है। मतलब ये बैटरी भी इन तीनों रजिस्टर्स के साथ पैरेलल में है। अब पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस जो रहता है वो सेम मेंटेन रहता है। इसका मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। कितना रहेगा, जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, बिकॉज ये बैटरी या सेल भी इन तीनों रजिस्टर्स के साथ पैरेलल में है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस V, इसका भी V, इसका भी V। लेकिन यहां से जो करंट जाएगा, करंट तो 3 पार्ट में डिवाइड होगा, इक्वली डिवाइड होगा। क्या कमेंट में जरूर बताएं, क्या करंट इक्वली डिवाइड होगा 3 रजिस्टर्स के बीच में, या उसके पीछे का लॉजिक क्या है डिवीजन होने का, जरूर कमेंट में बताएं। तो यहां पर करंट डिवाइड हो गया। जब करंट यहां डिवाइड हुआ तो फिर यहां पर करंट आके मिला और फिर से आई करंट बन गया। अगर यहां से आई करंट इन हो रहा था, 3 पार्ट में डिवाइड हुआ और फिर से यहां मिल गया तो आई करंट बन गया, सर्किट कंप्लीट है। ठीक है, तो अब हम लोग यहां क्या लिख सकते हैं, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, अब I की जगह पर क्या लिखेंगे, V बाय R, तो V बाय R1, V बाय R2, V बाय R3, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सबका क्या था, सेम था पैरेलल में। तो फिर यहां से V कॉमन ले लेंगे तो यहां आ जाएगा I बाई V। I बाई V इक्वल्स टू क्या होगा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। अब I बाई V को तो रेजिस्टेंस नहीं बोल सकते ना, V बाय I को रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो I बाई V को क्या बोलेंगे, वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 1 बाय R इक्विवेलेंट। सो 1 बाय R या 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो आपको यहां ध्यान क्या रखना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सबके सेम रहता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होता है सर्किट का वो कम हो जाता है। तो सर्किट का रेजिस्टेंस अगर बढ़ाना है तो सीरीज कनेक्शन करना होगा, कम करना है तो पैरेलल कनेक्शन करना होगा। इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे एक सर्किट है, अब इसका हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है पॉइंट्स A और B के बीच में। तो देखिए यहां से अगर करंट एंटर करता है दोस्तों, तो करंट इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। अब इधर जो करंट जाएगा वही करंट यहां से भी जाएगा। तो इसका मतलब ये 3 और ये 2 सीरीज में आ गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सीरीज में क्या होता है, सिंपल ऐड होता है, तो ऐड कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 5 ओम, यहां पे ऑलरेडी एक 5 लगा हुआ है, इसको रहने दीजिए। ये हो गया 5 और इधर आपका हो गया एक 5 और एक 2.5। ठीक है, ये हो गया 5, ये भी हो गया 5 और ये हो गया 2.5। ठीक है, अब देखिए ये 5 और ये 5 जो है, ये दोनों 5 सेम पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, तो ये दोनों पैरेलल में आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। तो ये हो गया 2.5, ये हो गया 5 और यहां से 2.5, ये हो गया 2.5, ये हो गया 2.5 और ये हो गया 5। अब फिर यहां से करंट घुसेगा, इधर से निकलेगा, क्योंकि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। तो यहां से जो करंट जाएगा वो इधर से भी जाएगा, तो ये 2.5 और ये 2.5 सॉरी सीरीज में आ जाएगा। तो ये हो गया 5, ऊपर में आ गया 5 और नीचे भी हो गया 5। ठीक है, अब ये दोनों 5 फिर से पैरेलल में हो गया, तो फाइनल जो आंसर होगा इस सर्किट का वो हो जाएगा 2.5 ओम। क्लियर, चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या है, ये 2 और ये 4 सीरीज में, सो इट इज 6 और ये 3 और ये 3 भी सीरीज में, सो इट इज 6। तो 6 ऊपर भी आ गया और 6 नीचे भी आ गया। अब ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3 ओम। आंसर कितना आ जाएगा, 3 ओम आ जाएगा। क्लियर, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहां क्या क्वेश्चन है, फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर। यहां पर एक करंट है 6 एंपियर का, वो करंट इस दोनों में डिवाइड हो रहा है। तो पूछा जा रहा है कि इससे कितना करंट जा रहा है और इससे कितना करंट जा रहा है, ये बताइए। चलिए मान लेते हैं कि इससे करंट जा रहा है I1 और इससे करंट जा रहा है I2। अब ये दोनों पैरेलल में है क्योंकि सेम पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है। क्लियर, पैरेलल में क्या सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो मान लेते हैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस V, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस V। सो यहां से कितना करंट जाएगा, यहां से करंट जाएगा V/3, यहां से कितना करंट जाएगा V/2। अब ये दोनों करंट को ऐड करेंगे तो 6 आना चाहिए, बिकॉज 6 ही ना इन दोनों के में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो टोटल यहां पर फिर से 6 बन जाएगा। सो V/3 दैट इज I1 और V/2 दैट इज I2 इज इक्वल टू 6 होना चाहिए। यहां से सॉल्व करके V निकाल लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 2V प्लस 3V/6 इज इक्वल टू 6। सो V कितना आ जाएगा 36/5, तो 7.2 वोल्ट आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो इससे करंट कितना जाएगा, इससे करंट जाएगा 7.2/3 दैट इज 2.4 एम्पियर।
इससे कितना करंट जाएगा 7.2 बाई 2 दैट इज 3.6 एम्पियर। दोनों को ऐड कीजिए, देखिए 6 एम्पियर आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप एकदम श्योरली इसको सॉल्व कीजिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पे इस तरह का सर्किट दिया हुआ है, पूछ रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में बताना है। तो ए और बी के बीच में बताना मतलब ए से करंट एंटर किया। अब ये जो पार्ट होता है इसको शॉर्ट सर्किट पाथ बोला जाता है, शॉर्ट सर्किट। इधर रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं होता है, तो जिधर रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं होगा सारा का सारा करंट क्या होगा, उधर ही चला जाएगा। इसका मतलब यहां पे जब करंट आया उसको दिखा कि अरे इधर तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सारा करंट इधर चला गया, इस रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं हुआ। फिर यहां करंट आने के बाद ऐसे जाएगा, इस रेजिस्टेंस से पास होगा, मतलब इसका काम हुआ। यहां आने के बाद फिर इसको शॉर्ट सर्किट पाथ मिल रहा है तो वो इधर से चला जाएगा। इसका मतलब ए और बी के बीच में बस एक ही रेजिस्टेंस के थ्रू करंट को पास करना पड़ा, वो था कौन, R2। इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी हो जाएगा R2। बाकी दोनों रेजिस्टेंस का कोई काम ही नहीं है सर्किट में और करंट को उससे गुजरना भी नहीं पड़ा, इसलिए दोनों रेजिस्टेंस खत्म। सिर्फ R2 आएगा क्योंकि R2 के थ्रू करंट को जाना पड़ा, तो सर्किट का ओवर। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि बैटरी जो है वो वर्क करता है और पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग लिखते हैं वर्क डन बाय चार्ज। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। क्लियर। अब हम लोग जानते हैं चार्ज यानी करंट क्या होता है, सॉरी चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, करंट इंटू टाइम होता है। चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम होता है। तो इसका मतलब चार्ज की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, चार्ज की जगह पर लिख सकते हैं I इंटू टी लिख सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस V, चार्ज की जगह लिख दिए करंट इंटू टाइम। इतना वर्क डन कर रहा है कौन, बैटरी। बैटरी जितना वर्क करेगा उतना ही हीट लाइट एनर्जी बनेगा किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में। तो कितना हीट एनर्जी बन रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट इनटू टाइम। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट हीट और लाइट एनर्जी जो डेवलप होगा किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में। अब इस फॉर्मूला को थोड़ा सा और हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस V को हम लोग ओम्स लॉ से क्या लिख सकते हैं, I इंटू आर लिख सकते हैं। तो V की जगह पर अगर हम लोग I इंटू आर लिख दें तो 2I आ गया दोस्तों, तो ये हो गया I स्क्वायर R इंटू टी। ये भी हीट और लाइट जो बन रहा है उसका एक और फॉर्मूला आ गया। पहला फॉर्मूला था वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम, दूसरा हो गया I स्क्वायर करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इंटू टाइम। इसको और थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं कि I की जगह पर अगर हम लोग V बाय R लगा दें तो I की जगह पर V बाय R लिखेंगे तो V स्क्वायर बाय R स्क्वायर होगा, एक R कट जाएगा। तो हमारा एक फॉर्मूला आ गया V स्क्वायर बाय R इंटू टी। तो हमारा जो हीट बन रहा है या लाइट प्रोड्यूस हो रहा है या लाइट बन रहा है डेवलप हो रहा है किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में, उसका फॉर्मूला क्या बना, एक बना VIT, एक बना I स्क्वायर RT और एक बना V स्क्वायर बाय R इंटू टी। क्लियर। चलिए अगर आपको इलेक्ट्रिक पावर की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम। पावर का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी बाय टाइम। तो बस टाइम से डिवाइड कर देना है। तो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का या हीट एनर्जी जो बन रहा है उसका फॉर्मूला क्या आया था, VIT, टाइम हटा दीजिए तो वोल्टेज इंटू करंट, I स्क्वायर RT, टी हटा दीजिए तो I स्क्वायर इंटू आर, और V स्क्वायर बाय R इंटू टी से टी हटा दीजिए V स्क्वायर बाय R। तो इसका भी 3 फॉर्मूला हो गया। आपको ध्यान लगाना है कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। आप कहीं भी कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट बेसिकली जब करंट रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है, करंट सब में सेम जा रहा है, तो वहां पर आप I स्क्वायर इंटू आर यूज करने की कोशिश कीजिए। अगर पैरेलल में है जहां पे वोल्टेज सेम रहता है तो वहां पर आप V स्क्वायर बाय R यूज करने की कोशिश करें। V इंटू आई आप कहीं भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो गया आपका पावर। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक बल्ब A है, एक बल्ब B है, दोनों का रेटिंग दिया हुआ है 250 वोल्ट, 60 वाट, 250 वोल्ट, 100 वाट। अब यहां पूछ रहा है कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो यहां पर सिंपल हम लोग कौन सा यूज करेंगे, देखिए यहां पर V सेम है। आप V, अगर आप V वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहते, I का फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं या V इंटू आई यूज करना चाहते हैं, तो फिर करंट आपको निकालना पड़ेगा। तो वहां पर कैलकुलेशन होगा, टाइम भी वेस्ट होगा। तो यहां पर V सेम है तो हम लोग सिंपल पावर इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा देते हैं V स्क्वायर बाय R। अब यहां देख रहे हैं V सेम है, अगर V सेम होता है तो पावर रेजिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि पावर जिसका ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, पावर इसका कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। यहां पूछा था रेजिस्टेंस ग्रेटर किसका होगा, तो 60 वाट का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, अब मान लीजिए ऊपर में दिया गया जो तो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि इफ द टू बल्ब्स मेंशन्ड अबव आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर उसको कनेक्टेड करते सीरीज में 220 वोल्ट के सप्लाई के साथ, तब करंट कितना होगा। तो एक हम लोग को रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो पहला का रेजिस्टेंस कितना होगा, पहला का रेजिस्टेंस हो जाएगा V मतलब 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60, सो ये लगभग 806 ओम आएगा। ठीक है, दूसरा का रेजिस्टेंस कितना होगा, दूसरा का रेजिस्टेंस हो जाएगा 220 का स्क्वायर बाय उसका पावर कितना था 100, तो ये आ जाएगा 484 के आसपास। ठीक है, तो दोनों को सीरीज में जोड़ देंगे, दोनों का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा सीरीज में। ठीक है, तो 0, 9 और 12 इतना ओम हो गया टोटल रेजिस्टेंस। अब इसको कनेक्ट किससे किए हैं, 220 वोल्ट के सप्लाई से। तो करंट कितना जाएगा सर्किट में, V बाय R दैट इज 220 और टोटल रेजिस्टेंस हो गया 1290। इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। क्लियर। और इसका जो लास्ट टॉपिक है वो है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी किसको कहते हैं, किलोवाट आवर को।
बहुत लोगों को लगता है किलो वॉट या वॉट जो है वो पावर की यूनिट है, लेकिन पावर यहां पे टाइम से मल्टीप्लाई हो गया है, तभी ना वो किलो वॉट इंटू आवर हो रहा है, तभी किलो वॉट आवर कहला रहा है। सो वो एक एनर्जी का यूनिट है, बिकॉज पावर को जब टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो एनर्जी बनता है। सो व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी? किलो वॉट आवर। 1 किलो वॉट आवर का मतलब दोस्तों 1 यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है। अगर 10 किलो वॉट आवर कोई इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम किया, वो 10 यूनिट का कंज्यूम किया, और 1 यूनिट का प्राइस आपको पता है तो आप 10 यूनिट का प्राइस निकाल के बिल निकाल सकते हैं कितना बिल आना चाहिए। और किलोवाट आवर और जूल में एक रिलेशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1 किलोवाट आवर का मतलब हो गया 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। अब 1 किलोवाट का मतलब 1000 वॉट, 1 आवर का मतलब 60 इंटू 60 सेकेंड्स, तो ये आ जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये आपको ध्यान रखना है। और जो मैंने कहा कि कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ यूनिट्स। ये नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे निकलेगा? आपको निकालना पड़ेगा कितना किलोवाट आवर कंज्यूम हुआ। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस दिया हुआ रहेगा, जैसे हीटर दिया हुआ रहेगा, बल्ब दिया हुआ रहेगा, उसका पावर रेटिंग दिया हुआ रहेगा और कितने देर तक यूज हो रहा है वो भी दिया रहेगा। तो पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो जितना किलोवाट आवर होगा उतना ही यूनिट होगा, और कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वी विल गेट द टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब जैसे एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट के एप्लीकेशन से क्या क्वेश्चन आ सकता है? बेसिक इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक हीटर और इलेक्ट्रिक बल्ब से। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज किससे बना हुआ रहता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज जो रहता है उसका जो वायर रहता है वो बना हुआ रहता है लेड और टीन के अलॉय से। उसका हाई रेजिस्टेंस होता है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, क्योंकि फ्यूज का काम क्या है दोस्तों? फ्यूज का काम है पिघल जाना जब ज्यादा करंट आएगा, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट लो रहना चाहिए। इलेक्ट्रिक हीटर का जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो किससे बनता है? वो निकल और क्रोमियम के एलॉय से बनता है, नाइक्रोम बोलते हैं उसको, ठीक है। उसका रेजिस्टेंस भी हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। अदरवाइज अगर मेल्टिंग पॉइंट लो रहे तो हीटर कॉइल बार बार कटेगा, खाना बनाने में बहुत डिफिकल्टी होगा। इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट रहता है वो किसका बना हुआ रहता है? वो टंगस्टन का बना हुआ रहता है, हाई रेजिस्टेंस उसका भी और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो इतना ही टॉपिक आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में क्लास 10 में पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी पीवाईक्यू सब डिस्कस करेंगे। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और कमेंट में आप बताइए कि आप में से कौन इस चैप्टर में फुल मार्क्स स्कोर कर सकता है। टाइप कीजिए कमेंट में फुल मार्क्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।